हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका जीएस विथ लेंस पर। ये चैनल आपका स्टडी पार्टनर है जहां हम बोरिंग टॉपिक्स को एंगेजिंग बनाएंगे और कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। हम सबको ये पता है कि भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, पर क्या आपको पता है कि ये आज़ादी ऑफिशियली कैसे मिली? तो इसे जानने के लिए आज हम इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में डिटेल में समझेंगे। ये एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था, जो इंडिया और पाकिस्तान की आज़ादी का लीगल बेस बना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और सबसे पहले हम बात करेंगे बैकग्राउंड ऑफ दिस एक्ट। तो इन 20 फरवरी 1947 ब्रिटिश पीएम एटली अनाउंस द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल बाय 30 जून 1948 एंड इन दिस टाइम मुस्लिम लीग डिमांडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया। यानी कि 20 फरवरी 1947 में ब्रिटिश पीएम ने ये अनाउंस किया कि ब्रिटिश रूल इंडिया में 30 जून 1948 तक ख़त्म हो जाएगा और पावर इंडियंस को ट्रांसफ़र की जाएगी। इस समय मुस्लिम लीग ने पार्टीशन की डिमांड और तेज कर दी थी, जो कम्युनल वायलेंस की वजह से एक बड़ा इशू बन चुका था। तो इन 3 जून 1947 Lord Mountbatten proposed the partition plan, and in this plan British government clarified that the constitution by the Constituent Assembly of India would not apply to unwilling regions। यानी कि 3 जून 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने माउंटबेटन प्लान या फिर पार्टीशन प्लान प्रपोज किया। इस प्लान में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह क्लियर किया कि 1946 की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कॉन्स्टिट्यूशन उन रीजन्स पे लागू नहीं होगा जो उससे एग्री नहीं करते। लॉर्ड माउंटबेटन ने पार्टीशन प्लान प्रपोज किया, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग देश बनाने का फैसला लिया गया। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि दंगे और हिंदू मुस्लिम कॉन्फ्लिक्ट्स उस समय कंट्रोल से बाहर हो रहे थे। इस प्लान के बेसिस पर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 पास हुआ, जिसमें इंडिया और पाकिस्तान की आज़ादी तय हो गई। तो यहाँ पे हमने इस एक्ट की बैकग्राउंड को अच्छे से समझ लिया। तो चलिए अब बात करते हैं इस एक्ट के हर एक प्रोविज़न को डिटेल में। तो इस एक्ट का पहला प्रोविज़न था एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, and in this provision it is said that India became independent and sovereign from 15 August 1947। यानी कि इस प्रोविज़न में बोला गया 15 अगस्त 1947 से इंडिया और पाकिस्तान ऑफिशियली आज़ाद हो जाएगा। तो अब से ब्रिटिश पार्लियामेंट का कंट्रोल ख़त्म हो गया और दोनों नए देश सेल्फ गवर्न करने के लिए फ्री हो गए। नेक्स्ट प्रोविज़न था पार्टीशन ऑफ इंडिया, यानी कि क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एज टू इंडिपेंडेंट डोमिनियंस। तो इस प्रोविज़न के तहत इंडिया और पाकिस्तान दो इंडिपेंडेंट डोमिनियंस बने। उस समय पाकिस्तान का दो पार्ट्स था, वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है। अब से दोनों कंट्रीज यानी कि इंडिया और पाकिस्तान अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना सकती थी। तो चलिए अब बात करते हैं इस एक्ट की नेक्स्ट प्रोविज़न की, जो था एवोल्यूशन ऑफ वाइसरॉयज ऑफिस। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविज़न द ऑफिस ऑफ द वाइसरॉय वाज एबोलिश्ड एंड ईच डोमिनियन गोट ए गवर्नर जनरल अपॉइंटेड बाय द ब्रिटिश किंग। यानी कि वाइसरॉय का सिस्टम एबोलिश हो गया और गवर्नर जनरल अपॉइंट किया गया, जो नए डोमिनियंस को लीड करेगा। लॉर्ड माउंटबेटन भारत का पहला गवर्नर जनरल बने और पाकिस्तान के मोहम्मद अली जिन्ना। तो चलिए अब जाते हैं इस एक्ट की नेक्स्ट प्रोविज़न पे। तो नेक्स्ट प्रोविज़न था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज का पावर के रिगार्डिंग, एंड अकॉर्डिंग टू दिस प्रोविज़न दे कुड फ्रेम देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशंस एंड रिपील ब्रिटिश लॉज। यानी कि इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज को फुल अथॉरिटी दी गई कि वो अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बना सके, और इसमें ब्रिटिश पार्लियामेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं था। इस प्रोविज़न को ऐड किया गया था क्योंकि नए इंडिपेंडेंट देश को अपना लॉ सिस्टम बनाना जरूरी था। अगर नेक्स्ट प्रोविज़न की बात करें तो इस प्रोविज़न में द ब्रिटिश पार्लियामेंट लॉस्ट इट्स अथॉरिटी ओवर इंडिया एंड पाकिस्तान। यानी कि 15 अगस्त 1947 के बाद कोई भी ब्रिटिश लॉ या डिसीजन इंडिया या पाकिस्तान में लागू नहीं होगा। जो नए लॉज बनेंगे वो दोनों देश की अपनी गवर्नमेंट बनाएगी। तो चलिए जाते हैं अब नेक्स्ट प्रोविज़न पे।
तो इस प्रोविज़न में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को एबोलिश किया गया और कहा गया कि हीज फंक्शन शिफ्टेड टू कॉमनवेल्थ अफेयर्स सेक्रेटरी। यानी कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ने एक और बड़ा डिसीजन लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का ऑफिस पूरा एबोलिश कर दिया। मतलब अब इंडिया का कोई भी मैटर ब्रिटिश पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं होगा। अब इसके फंक्शंस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर कॉमनवेल्थ अफेयर्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया। ये इसलिए किया गया क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान अब इंडिपेंडेंस डोमिनियन बन चुके थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट का उनके इंटरनल मैटर से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए था। तो चलिए अब देखते हैं अभी तक हमने कौन कौन सा प्रोविज़न को डिस्कस किया। तो अभी तक हमने जो प्रोविजंस देखा वो है एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, पार्टीशन ऑफ इंडिया, एबोलिशन ऑफ वाइसरॉयज ऑफिस, पावर टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज, लेजिस्लेटिव ऑथोरिटी एंड एबोलिशन ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। यानी कि अभी तक हमने 6 प्रोविज़न को देख लिया। तो चलिए जाते हैं इस एक्ट के नेक्स्ट प्रोविज़न पे। तो नेक्स्ट प्रोविज़न था एंड ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटसी। तो इन दिस प्रोविज़न ब्रिटिश कंट्रोल ओवर प्रिंसली स्टेट्स एंडेड। यानी कि ब्रिटिश पैरामाउंटसी ऑफिशियली एबोलिश हो गई। इसका मतलब ये था कि अब प्रिंसली स्टेट्स पे ब्रिटिश का कोई कंट्रोल नहीं रहा। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साफ कह दिया कि जो भी एग्रीमेंट और ट्रीटीज उन्होंने प्रिंसली स्टेट्स के साथ की थी वो 15 अगस्त 1947 के बाद ख़त्म हो जाएगी। अब प्रिंसली स्टेट्स फ्री थी कि वो अपना फ्यूचर डिसाइड करे। इस प्रोविज़न को इंट्रोड्यूस किया गया था क्योंकि ब्रिटिश चाहते थे कि उनका इंडिया के इंटरनल मैटर से पूरा संबंध खत्म हो जाए। नेक्स्ट प्रोविज़न था फ्रीडम फॉर प्रिंसली स्टेट्स के रिगार्डिंग, और इस प्रोविज़न में दे वर गिवन द ऑप्शन टू ज्वाइन इंडिया, पाकिस्तान और रिमेन इंडिपेंडेंट। तो 7th नंबर प्रोविज़न में ब्रिटिश पैरामाउंटसी खत्म हो गई, लेकिन 8th नंबर प्रोविज़न में यानी कि इस प्रोविज़न में प्रिंसली स्टेट्स को ऑफिशियली इंडिया या पाकिस्तान में मिलने या इंडिपेंडेंट रहने का ऑप्शन दिया गया। प्रिंसली स्टेट्स के लिए ये एक मेजर डिसीजन था जिसमें उनको डिसाइड करना था कि वो भारत का हिस्सा बनेंगे, पाकिस्तान में मिलेंगे या अलग रहेंगे। इस प्रोविज़न को लाया गया था क्योंकि ब्रिटिश पैरामाउंटसी खत्म होने के बाद प्रिंसली स्टेट्स को ऑफिशियली एक डिसीजन लेना था कि वो किस देश के साथ जुड़ेंगे। इंडिया और पाकिस्तान के नए बाउंड्रीज तय हो चुकी थी, तो प्रिंसली स्टेट्स का फ्यूचर डिसाइड करना ज़रूरी था। तो चलिए अब जाते हैं नेक्स्ट प्रोविज़न पे। तो इस एक्ट का नेक्स्ट प्रोविज़न था गवर्नेंस अंडर 1935 एक्ट अंटिल न्यू कॉन्स्टिट्यूशंस वर फ्रेम्ड। यानी कि नए कॉन्स्टिट्यूशन के बनने तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को गवर्नेंस का बेस बनाया गया। दोनों नए देश अपने गवर्नेंस सिस्टम में मॉडिफिकेशंस कर सकते थे। तो देखिए, देश आज़ाद होने के तुरंत नए लॉज बनाना पॉसिबल नहीं था, इसलिए पुराने लॉज को टेम्पोररी बेस बनाया गया था। एक इम्पॉर्टेंट बात, ये नोट्स एम लक्ष्मीकांत सर की इंडियन पॉलिटी पुस्तक पर आधारित है, जो आपको इस विषय का एक स्पष्ट और प्रामाणिक ज्ञान प्रदान करेगा। तो चलिए जाते हैं इस एक्ट के नेक्स्ट प्रोविज़न पे। तो दिस प्रोविज़न लिमिटेड ब्रिटिश मोनार्क्स रोल। मोनार्क लॉस्ट द राइट टू वेटो बिल्स व्हिच नाउ रेस्टेड विद द गवर्नर जनरल। यानी कि ब्रिटिश किंग अब कोई भी इंडियन या पाकिस्तान का लॉ अप्रूव नहीं कर सकता था, सिर्फ गवर्नर जनरल के पास बिल अप्रूव करने की पावर थी। नेक्स्ट है गवर्नर जनरल और गवर्नर्स का रोल नॉमिनल हो गया। इस प्रोविज़न में बोला गया दे कैन एक्ट ओनली विद द एडवाइस ऑफ देयर काउंसिल्स। यानी कि अब से गवर्नर जनरल और प्रोविंशियल गवर्नर सिर्फ काउंसिल के एडवाइस पे काम करेंगे। तो इसको ऐड करने का एक सिंपल कारण था कि पावर पॉलिटिशियंस और इलेक्टेड लीडर के पास होनी चाहिए थी, ना कि ब्रिटिश अपॉइंटेड ऑफिसर्स के पास। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोविज़न को। तो दिस प्रोविज़न हैज़ ड्रॉप्ड द टाइटल ऑफ एम्पायर ऑफ इंडिया फ्रॉम द रॉयल टाइटल्स ऑफ द किंग ऑफ इंग्लैंड। यानी कि ब्रिटिश किंग का एम्पायर ऑफ इंडिया टाइटल हटा दिया गया। इंडिया और पाकिस्तान को ऑफिशियली एक सोवरेन स्टेट डिक्लेयर किया गया और इंडिपेंडेंट देश के पास खुद का हेड ऑफ स्टेट होना चाहिए, ना कि कोई विदेशी रूलर।
तो हमने अभी तक 12 प्रोविज़न को डिस्कस कर लिया है। अब हम देखेंगे इस एक्ट के लास्ट प्रोविज़न को। ये प्रोविज़न सिविल सर्विसेज के रिगार्डिंग था। इस प्रोविज़न में बोला गया था ब्रिटिश अपॉइंटेड ऑफिशियल्स बिफोर 15 अगस्त 1947 रिटेन्ड देयर बेनिफिट्स, यानी कि 15 अगस्त 1947 से पहले रिक्रूट हुए ब्रिटिश सिविल सर्वेंट को उनका जॉब सिक्योरिटी और पेंशन का बेनिफिट दिया गया। तो अब सवाल आता है ये क्यों किया गया था। तो देश आज़ाद होने के तुरंत नए ऑफिसर रिक्रूट करना पॉसिबल नहीं था। कंटिन्यूटी मेंटेन करने के लिए पुराने ऑफिसर्स को जॉब सिक्योरिटी दी गई थी। तो चलिए अब बात करते हैं इस एक्ट की एग्जीक्यूशन और इम्पैक्ट। तो 14 और 15 अगस्त 1947 की रात 12 बजे इंडिया ऑफिशियली आज़ाद हो गया। लॉर्ड माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू को पहले प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिलाई। पाकिस्तान भी एक इंडिपेंडेंट देश बन गया और मोहम्मद अली जिन्ना उसके गवर्नर जनरल बने। और उस समय लॉर्ड माउंटबेटन को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। और इस एक्ट के बाद 1946 के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडियन पार्लियामेंट की तरह काम करने लगी। इस एक्ट की अगर इम्पैक्ट की बात करें तो इंडिया और पाकिस्तान ऑफिशियली आज़ाद हो गए, एक नए पॉलिटिकल सिस्टम का बेस तैयार हुआ और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का फुल राइट मिल गया। इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी थे, जैसे कि पार्टीशन की वजह से बहुत ज़्यादा दंगे हुए, लाखों लोग मर गए और करोड़ों लोग रेफ्यूजी बन गए। तो आज हम लोगों ने बात किया इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के बारे में। इस एक्ट ने इंडिया और पाकिस्तान दोनों को एक नया आइडेंटिटी दिया। आज़ादी मिलना एक बड़ा अचीवमेंट था, पर यह सिर्फ शुरुआत थी। असली काम था एक नया मजबूत भारत बनाना। आज भी हमें इस एक्ट की इम्पोर्टेंस को समझना चाहिए और एक बेटर इंडिया बनाने के लिए काम करना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टॉपिक देन फील फ्री टू आस्क क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।